नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ टर्की की। टर्की जो कि महान ऑटोमन साम्राज्य का पार्ट था। टर्की जिसे 1920 के समय में मुस्तफा कमाल पाशा ने एक वैश्विक स्तर पर मिसाल कायम करके जो एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र की अवधारणा होती है, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र की अवधारणा होती है, एक राष्ट्र जो कि मानवीय मूल्यों के आधार पर निर्मित होके चलता है, उसकी अवधारणा के आधार पर स्थापित किया था। वो राष्ट्र जिसने 2011 या 12 की जो इस्तांबुल संधि है, जिसमें कि महिलाओं के सम्मान की, महिलाओं के अधिकारों की बात है, उससे अपने आप को हाल ही में 1 जून में वापस ले लिया। टर्की वो राष्ट्र जब भारत ने 2019 में कश्मीर में विकास के लिए, कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में वहां के लोगों के कल्याण के लिए, वहां की जो संस्थाएं थी उनके विकास के लिए, वहां की जो महिलाएं थी उनके अधिकारों को संपूर्णता प्रदान करने के लिए वहां से आर्टिकल 370 जो था उसको परिवर्तित कर दिया। उसकी जो छद्मता थी या फिर जो उसका अस्थायित्व था उसको समाप्त करके उसे पूरी तरीके से भारत के जो सामान्य प्रक्रिया है, जिसे कहते हैं कि स्ट्रीमिंग करना, उसका भाग मान लिया था। तब उस टर्की ने कहा था कि भारत ने बहुत बुरा कदम उठाया है, भारत ने बहुत गलत कदम उठाया है। मैं बात करूंगा आज उस टर्की की, और उस टर्की ने क्या किया है उसकी, और भारत ने उसका क्या जवाब दिया है। वो टर्की जो ये कहता था कि भारत यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका जो रेजोल्यूशन है उसके अनुसार कार्य नहीं कर रहा, किस पे? कश्मीर के मुद्दे पे। आज वो टर्की यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं, मैं इसकी बात करूंगा। मेरा नाम है ऋषि सुधांशु पांडे, प्राउड इंडियन, रैंक 20, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 2018, नेट फिलोसफी, और ये बाकी कुछ चीजें हैं, देख लेना, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब बात करता हूं मैं आपसे। एक साइप्रस का एक आइलैंड है, वरोशा जिसे कहा जाता है, वहां टर्की ने उसको ओपन कर दिया। अब ओपन करने से क्या दिक्कत है भाई? टर्की का आइलैंड तो ओपन कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसको ओपन करने से क्या चुनौती मैं बताता हूं। मैं पहले न्यूज बता दूं, छोटी सी चीज है। तो इंडिया ने, साइप्रस का एक स्टैंड था, साइप्रस ने उस ओपनिंग का बड़ा क्वेश्चन रेज किया है, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी यूएनएससी में चला गया इस चीज पे। तो इंडिया ने उस साइप्रस का सपोर्ट करते हुए कहा है कि टर्की का इस तरीके का जो गतिविधि है वो अनुचित है, सही नहीं है। एक और न्यूज है, वायर न्यूज ने भी इसको कवर किया है, और इंडिया का जो स्टेटमेंट है कि दैट इट इज वेरी कंसर्निंग। व्हाई इट इज कंसर्निंग, आई लेट यू नो, जस्ट वेट फॉर सेकंड। इसके साथ साथ ये देखिए आप, न्यूज वेब इंडिया की भी बात है। अलग अलग न्यूज़पेपर्स हैं, इंडिया वाइट पेपर्स है, उन्होंने भी बात की है, और ये बिंग न्यूज है, इसने भी बात की है, जी न्यूज है, इसने भी बात की है। अच्छा, जी न्यूज पे मैं ऐसे कमेंट पढ़ता हूँ कभी कभी कि गोदी मीडिया। देखो यार, ऐसे समझो, तुम्हें न्यूज से मतलब होना चाहिए। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और जो इंडिया की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उन्होंने दी है। मुझे जी न्यूज से मतलब नहीं है, मुझे उस सूचना से मतलब है जो सटीक है। आप बोलो कि जी न्यूज झूठी न्यूज दे रहा है, तो मैं आपको वो न्यूज बता भी नहीं रहा। हो सकता है झूठ खबर, वो टीआरपी बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हो, करते हैं मीडिया स्टोर्स, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं उन बातों के बारे में बात कर रहा हूं जो अदर रिसोर्सेज पे भी प्रॉपरली दी हुई हैं। तो प्लीज इस तरीके के कमेंट से थोड़ा दूर रहिए, हम लोग सिविल सर्वेंट है, थोड़ा सा हमें भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, ये है साइप्रस, ये है मेडिटेरियन सी, आप सब लोग देख सकते हैं, सीरिया का बॉर्डर है। देखो, पहले तो मैं आपको बता दूं, ज्योग्राफी में या मैप्स के सिस्टम में यूपीएससी का फेवरेट इलाका है ये, तो इसकी प्रॉपरली चीजों को ध्यान रखो। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कौन सी जगह है, ये कौन सा एरिया है, किस कंट्री का एरिया है। ये लेबनान है, और इसराइल भी यहाँ लगभग इस जगह पे पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर है, और ये कौन सा कंट्री है यहाँ पे सीरिया के नीचे आएगा? जॉर्डन। ठीक है, ये टर्की, सॉरी, ये टर्की है, और ये है साइप्रस। अब साइप्रस में दो पार्ट आपको गौर से दिख रहे होंगे, ये दो पार्ट बटे हुए हैं। अब ये दो पार्ट कब बटे, क्यों बटे, और ये टर्किश रिपब्लिक और नॉर्दर्न साइप्रस ये क्यों आया, ग्रीक साइप्रायोट एडमिनिस्ट्रेशन ये कब आया, और यहाँ पे वो जो जगह है जिसकी मैं बात करूंगा, वरोशा जो आइलैंड है वो लगभग यहाँ पे है। ये देखिए, ये है टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस। ठीक है, ये है वरोशा आइलैंड। इसमें भी देखिए दो जगह हैं, यूनाइटेड नेशंस का बफर जोन है दोनों के बीच में, ये लगभग, अब ये कब हुआ? 1974 में हुआ। क्यों हुआ बताता हूं आपको। यूनाइटेड जो किंगडम है उसके सोवरन बेस एरिया, जो आपको ये पिंक कलर है उसमें दिखाई दे सकते हैं, ये फमागस्ता जो सिटी है उसका एक आइलैंड है। इसे टर्की ने खोल दिया है। क्यों खोल दिया है भाई? अपने उसे रेवेन्यू जनरेट करना, लोगों को बढ़ाना, और ये वो आइलैंड है जो 1974 से ही
वीरान पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि टर्की ने इस पर कब्जा कर लिया था। साइप्रस कहता है स्पष्ट रूप से कि उस वर्ष में, उस समय में टर्की ने इस पर कब्जा कर लिया था, और उसके बाद से ही ये वहां जो लोग थे वो सब छोड़ के साइप्रस वापस आ गए थे। तो ये स्टेटस क्यों बना हुआ है अभी इस समय में, मैंने आपको बता दिया, यूनाइटेड नेशंस की जो ये सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है, और ये जो यूके की फोर्सेज है वो यहाँ पे बैठी हुई है। ठीक है, ये टर्की का झंडा है, ये साइप्रस का झंडा है, तो ये चीजें ध्यान रखनी। अब बात चलते हैं स्टोरी पे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पॉपुलर रिजोर्ट टाउन का मतलब बहुत सुंदर शहर था जहां लोग आते थे, घूमते थे। लेकिन 1974 में इस मेडिटेरियन आइलैंड पर टर्की ने कब्जा कर लिया। देखो, अब ये क्वेश्चन यूपीएससी बना सकता है कि चार वो आइलैंड दे देगा जो इस साल न्यूज में रहे हैं, और फिर बता देगा कि कौन से सी में है, या कौन से ओशियन में, या किस कंट्री के पास है, किस कंट्री से रिलेट करते हो। तो इसलिए ध्यान रखना है। ठीक है, वरोशा आइलैंड है, या फिर जो इसकी बात करें कि ये फेमागस्ता जो सिटी है वहां पे है। तो ये दो पार्ट में बट गया, एक तो टर्किश रिपब्लिक हो गया, और जिसे अंकारा मतलब जो टर्की की राजधानी है उसने अपने आप एक्सेप्ट कर लिया, और दूसरा था रिपब्लिक ऑफ साइप्रस। अभी क्या है कि हमारे जो अरिंदम बागची जी, उनसे सवाल पूछा गया था कि आपका क्या मतलब है, मतलब मंतव्य है इस विषय पे, आपके क्या विचार हैं, आप इस स्थिति को, इस चीज को कैसे देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि दिस इज एन इशू दैट यूएनएससी हैज सीज्ड ऑफ। भाई यूएनएससी ने बोल दिया कि इस पे कोई छेड़खानी नहीं होगी, आप कुछ मत करो। और इंडिया ने कहा कि वी आर डीपली कंसर्न एट द रीसेंट यूनिलेटरल, एक तरफा अनाउंसमेंट विद रिगार्ड टू द स्टेटस ऑफ वरोशा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने हमेशा ही पीसफुल रेजोल्यूशन की बात की। इस जो इशू है वरोसा किसके साइड जाएगा, ये जो आपने कब्जा किया 1974 में, उसका क्या डिसीजन होगा, उसका पीसफुल रेजोल्यूशन और अकॉर्डिंग विद द यूएन रेजोल्यूशन, यूएन जो डिसाइड करेगा उसके हिसाब से होगा। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि 2020 में, 9 अक्टूबर 2020 में जो कहा गया था उसकी बात नहीं मानी गई है। 2020 में यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन निकाला था, यूएनएससी ने एक्चुअली, तो उसकी बात नहीं मानी गई थी। और अभी भी हम कंसिस्टेंटली सपोर्टेड द इंडिपेंडेंस, सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साइप्रस। तो अल्टीमेटली द पॉइंट इज कि हम साइप्रस के साथ हैं, और साइप्रस का ये जो जमीन है, ये जो टुकड़ा है जो टर्की ने लिया है, हम उसका विरोध करते हैं, हम इस चीज को सही नहीं मानते। हम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात करते हैं रिपब्लिक ऑफ साइप्रस के। ये देखिए, जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में, त्रिमूर्ति साहब, उन्होंने ये ट्वीट भी किया था और डीपली कंसर्न की बात की। काउंसिल ऑफ प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अक्टूबर 2020, जिसकी अभी मैंने शुरू में चर्चा की, उसकी भी बात की, और ये इन्होंने सूचनाएं दी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अभी टर्की ने क्या किया, पार्शियली रीओपन द फेंस्ड ऑफ टाउन इन द किप्रोइड सिटी ऑफ फेमागस्ता, मैंने आपको बता दिया, फॉर फर्दर रिसेटलमेंट। अल्टीमेटली कहने का मतलब यही है कि अब वो उसको खोल के लोगों को वहां बसाना चाहता है, ये उसका अप्रोच है। और एक चीज और समझो, ये तब आया है जब जो ग्रीक साइप्रॉट्स हैं, वो कई काफी हद से कह रहे हैं कि ये जो लैंड ग्रैब है ऑर्गेनाइज, मतलब टर्की ऑर्गेनाइज तरीके से लैंड ग्रैब कर रहा है, और इससे उसका जो जमीन है वो कम होती जा रही है, और वहां के जो लोग हैं बेचारे छोड़ छोड़ के साइप्रस वापस आ रहे हैं, क्योंकि टर्की तो डिटोरेशन में चल रहा है ना। वो उसके जो रूल्स हैं वो वापस से डेमोक्रेसी की जो रूल्स हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, प्रेम, न्याय, इन सब चीजों को छोड़ के, महिलाओं की समानता, अगर मैं लिबर्टी, इक्वालिटी की बात करूं, उन सबको छोड़ के वो गलत दिशा में जाता जा रहा है। तो वो डेमोक्रेसी से वापस से थियोक्रेसी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और कई अदर कंट्रीज ने भी इस जो एक्ट किया है टर्की ने, उसको बड़ा ही क्रिटिसाइज किया है। और आप ये समझो कि टर्की की जो इंटेंशन है टू रीओपन एंड रीसेटल एन एरिया, लगभग 3.4 है वरोशा का, तो बहुत ज्यादा एरिया है। आप ये समझिए कि अल्टीमेटली दिस इज एनक्रोचमेंट। पॉइंट इज दिस, इस चीज को साइप्रस पहले यूएनएससी में ले जा चुका था, और उसके बाद जो मैं आपको बता भी चुका हूं कि यूएनएससी ने अलग अलग रेजोल्यूशन निकाले भी हैं, उसकी बात भी की है। इंडिया ने इससे पहले, इंडिया से पहले यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन, जितनी भी सब कंट्रीज हैं, पूरा यूरोपियन यूनियन, उसने टर्की के इस एक्ट को बहुत ही ज्यादा कंसर्न के साथ एक्सप्रेस किया था इस डेवलपमेंट को, और उन्होंने कहा था कि ये सही नहीं है। क्योंकि साइप्रस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, निकोस निकोस क्रिस्टोड्यूलेडस, थोड़ा टफ नाम है, माफी चाहूंगा, उन्होंने भी इस बारे में यूए के हाई कमिश्नर से बात की। तो ये चल रहा है कहानी। अब मैं, इंटरेस्टिंग बात ये है, आप ये समझिए, ये वही टर्की है, वही अंकारा है जिसने कश्मीर पे इंडिया को ज्ञान दिया था कि भैया आप यूएनएससी के रेजोल्यूशन से चलो। हमने तो हमेशा ही कहा है कि ये हम दो लोगों के बीच का मुद्दा है।
आप तब हमें ज्ञान दे रहे थे और आज खुद आप यूएनएससी के रेजोल्यूशन से नहीं चल रहे, तो मतलब आपकी बात कौन माने, क्यों माने भाई? बात उसकी मानी जाती है जो इंटीग्रिटी वाला होता है। आप इंटीग्रिटी वाले हैं ही नहीं, तो ज्ञान देना तो शायद वो आपको बंद करना ही चाहिए। इसके साथ साथ देखो, इरोडगन वो गिने चुने गिनती के दो या चीन, जिनको उंगली, पहली उंगली की मैं उसमें काउंट कर सकता हूँ, चीन और टर्की, ये वो दो कंट्रीज थी जिन्होंने भारत के जो 2019 में आर्टिकल 370 जो है उसके अब्रोगेशन के बारे में आलोचना की थी। अदरवाइज लगभग सभी राष्ट्रों ने उसका समर्थन ही किया था, क्योंकि वो इंटरनल मामला था हमारा। और ये वो कारण है जिससे कि पिछले 2 या 2.5 सालों में इंडिया और जो टर्की उसके संबंध काफी पीछे चले गए हैं। टर्की को ये समझना होगा कि आप जिसका साथ दे रहे हैं, आप जिससे साथ ले रहे हैं, वो हानिकारक, और आप तो नाटो सदस्य हैं, आप इतनी आसानी से बच नहीं पाएंगे। जो नाटो अन्य सदस्य हैं वो पूरा इंतजाम, जो व्यवस्था है वो की जाएगी आपकी। चलिए ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।